आरसीसी मीडिया के यूट्यूब चैनल में मैं इंद्रजीत चावला आपका स्वागत करता हूं। अपना देश अपना कानून यानी स्वदेशी कानून की 5 कड़ियां आपके बीच आ चुकी हैं। जैसे जैसे कड़ी दर कड़ी हम आपके बीच पहुंच रहे हैं, हमारे साथ लोग भी जुड़ रहे हैं और बहुत से संगठन हमारे साथ जुड़े हैं। आइए देखते हैं परदेशी कानून कहां से लागू हुए और स्वदेशी कानून की जरूरत क्यों। हम लोग जिस कानून व्यवस्था में जी रहे हैं वो कानून व्यवस्था हमारे देश के लोगों के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा, हमारे लोगों के कल्याण के लिए नहीं बना के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बनाई हुई थी। 1834 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला लॉ कमीशन बनाया था जिसके चेयरमैन लॉर्ड मैकाले थे। ये लॉर्ड मैकाले वही सज्जन थे जिन्होंने भारतीय शिक्षा और कानून की नींव रखी थी। इनके बारे में ये आमतौर पर कहा जाता है कि मैकॉलियन शिक्षा और मैकॉलियन कानून ये जनता की भलाई के लिए न होकर फूट डालो, फायदा उठाओ और काले अंग्रेज पैदा करके और एक शोषण की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी। सिर्फ भारत में ही नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद के अंग्रेजी राज के 101 देशों और उपनिवेशों पर शासन था। पिछले साल सरकारी सेवा के दौरान मुझे ये मौका मिला था कि लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सहयोग से इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारियों को एक टीम के रूप में हमें वहाँ भेजा गया था। मैंने वहाँ एक हफ्ते की छुट्टी लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज का दौरा किया जो लंदन से 30 मील नॉर्थ में हेलीबेरी नामक कस्बे में है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम सब जानते हैं कि भारत में उन्होंने अंग्रेजी राज की स्थापना की थी। भारत ही नहीं, ऐसे 101 देशों और उपनिवेशों पर ईस्ट इंडिया कंपनी और ऐसी ही दूसरी कंपनियों सहित अंग्रेजी सरकार का राज था। इन गुलाम देशों और उपनिवेशों की सूची ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज में बड़े गर्व से लगाई हुई है। मैंने वहाँ के म्यूजियम में उनके रिकॉर्ड का और मॉन्यूमेंट्स का अवलोकन किया और ये पाया कि किस तरीके से उन्होंने एक्स्ट्रा टेरिटरी लॉ यानी परदेशी कानून दूसरे देशों पर थोपे थे। सोसाइटी ऑफ लॉ ऑफ लैंड ने अब तक लोक संसद के 2 सत्र किए जिनमें स्वदेशी कानूनों और विवादित भूमि कानूनों पर गहन चर्चा हुई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और श्री शशि शर्मा जी ने बताया लोक संसद क्यों जरूरी है। आप इस संस्था के अध्यक्ष हैं और आईपीएस रहे हैं। कई पदों पर रहते हुए आपने प्रशासनिक कार्यों को निपटाया है, देखा है। आपके बहुत सारे अनुभव रहे हैं, खास करके कानून से संबंधित और उसकी पालना से संबंधित। और उसके बाद अपने इस सेवा कार्य के दौरान आपको इंग्लैंड भी जाने का अवसर मिला। आपने वहाँ उसको खाली एक कार्य निवृत्ति नहीं की कि गए और ट्रेनिंग ली या उसको जो भी एक औपचारिकता पूरी करनी है उसको किया और चले आए, नहीं, आप उसकी गहराई में गए। क्योंकि हमारे जितने भी कानून थे जो अंग्रेजों के समय लागू किए गए थे वो सब वहीं बनते थे और उसका पूरा रिकॉर्ड भी इंग्लैंड की लाइब्रेरीज में और वहाँ के संग्रहालयों में मौजूद है। आपके बात ध्यान थी, आपने वहाँ रुक करके ट्रेनिंग के बाद वहाँ पर उन संग्रहालयों का अवलोकन किया, वहाँ पर देखा, वहाँ पर अध्ययन किया, उसकी गहराई को समझने का प्रयास किया और तब आपने फील किया कि इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारे देश में से बहुत सारे कानून हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए बनाए थे या जो हमारे ऊपर जुल्म करने के लिए बनाए थे या हमारी संपत्ति पर अधिकार करने के लिए बनाए थे, जिनकी विशेष तौर पर अब कोई आवश्यकता नहीं रही क्योंकि वो उनकी ज़रूरत थी। ये कानून आज हमारी ज़रूरत नहीं है, तो फिर इन कानूनों को हम क्यों ढो रहे हैं। आपने इस पर गंभीर अध्ययन किया और महसूस किया कि हमें अपनी जनता को, अपनी सरकार को इस बारे में जागरूक करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं लोक संसद में श्री दिलीप जाखड़ जी के विचार, जो कि भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। ये कानून संसद ने पहले अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश किसी आपात स्थिति में होता है जो बहुत जल्दबाजी में लागू करना जरूरी हो किसी कानून का। ये तीनों कानून ऐसे कोई आपातकाल नहीं था खेती और मंडी के कानूनों के बारे में, लेकिन अध्यादेश जारी किया गया और फिर सितंबर पिछले साल में इन्हें कानून का दर्जा दिया गया।
हमने इस सोसाइटी के तहत इन तीनों कानूनों का विस्तार से स्टडी की। न सिर्फ हमने इसको पढ़ा समझा, बल्कि सब वर्गों से इन पर चर्चा की, चाहे वो किसान हो, चाहे मंडी के व्यापारी हों, आड़तिया संघ के लोग हों, कानून के विद्यार्थी, वकील, रिटायर्ड जज, सबसे हमने इस पर विचार किया। इन तीनों कानूनों में कुछ तो परिभाषा के और प्रोसीजर की धाराएं हैं, लेकिन 15 ऐसी धाराएं हैं जो सीधे ऑपरेशन से संबंधित हैं, यानी कैसे काम किया जाएगा, क्या कानून बनाया है उस बारे में। उन 15 में से 12 को हमने ये पाया जो किसी न किसी तरीके से समाज के हित में नहीं है। सरकार ने भी एफिडेविट दिया है कि इस बारे में किसान और व्यापारी संगठनों से जो धरना पर बैठे हैं उनसे बात चल रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन पर रोक भी लगा दी है, लेकिन अभी तक कानून निरस्त नहीं हुए हैं और आंदोलनकारी इन कानूनों को कैंसिल करने के लिए, निरस्त करने के लिए अड़े हुए हैं। जब भी किसी गलत बात का विरोध करना होता है तो जरूरी नहीं आंदोलन में, भीड़ में एकत्रित होकर, भीड़ का हिस्सा होकर ही अपनी बात कही जाए या प्रोटेस्ट किया जाए। शांतिपूर्ण तरीके से, शांति बहाल रखते हुए भी अपनी बात कही जा सकती है। इसी बात को सिद्ध किया इन लॉ स्टूडेंट ने। आइए इनके विचार सुनते हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੰਜੇ ਲਾਅ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ LLB ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰੂਮਮੇਟ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਨਰਸ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦਾ ਚੌਂਕ ਆ ਸੁਖਾੜੀਆ ਸਰਕਲ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਧੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਲਾ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ 26 जनवरी ਦੀ गणतंत्रता दिवस ਨੂੰ दिल्ली विखे जा सकिए, ट्रैक्टर मार्च विखे। सर, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ऑर्डिनेंस जो ये लाए गए हैं, ऑर्डिनेंस लाने की पावर प्रेसिडेंट में होती है और ये उस वक्त लाए जाते हैं जब स्टेट के अंदर एमरजेंसी इम्पोज होती है। पर इंडिया में एमरजेंसी की कोई सिचुएशन नहीं थी, ना ही इम्पोज की गई थी। और इसका जो सबसे पहले फंडामेंटल बेस है इन ऑर्डिनेंस का, वही रॉन्ग है। जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कई हमारे वकील भाइयों ने ये याचिका भी दायर की कि ऑर्डिनेंस लाने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि 6 महीने में देश की स्थिति सुधर सकती थी और उसके बाद पार्लियामेंट में बहस होके इस कानून को लाया जा सकता था, परंतु ऐसा नहीं किया गया। तो हमारे लोग यही जानना चाहते हैं कि ये ऑर्डिनेंस किन के फ़ायदे के लिए आए हैं। ये सरासर किसानों के फ़ायदों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा पहुँचाएँगे तो कॉरपोरेट घरानों को, जैसे कि अंबानी जी देखते ही देखते एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए और हमारा किसान आज 2 वक्त के खाने के लिए भी बहुत मजबूर हो रहा है। वो तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों की स्थिति बाकी देश के किसानों से कुछ बेहतर है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश के किसान एक जैसे हैं। तो मेरी यही उनसे बेनती है कि जो भी लोग ये देख रहे हैं 26 तारीख को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से दिल्ली जाएं या किसी संभव तरीके से किसानों का इस जो उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है उनमें अपना योगदान दे। धन्यवाद। छठी कड़ी लोक संसद पीपल पार्लियामेंट्स में हम लोक संसद में लोगों के बीच पहुंचे और उनके विचार सुने। तो आइए उनके विचार सुनते हैं। भारत सरकार ये 3 नए कृषि संबंधी कानून लेकर आई है। पहला कानून जो है, जो मंडी से संबंधित कानून है, APMC व्यवस्था जिसमें लगभग समाप्त हो जाती है। जैसे ही ये कानून लागू होगा उस हिसाब से कोई भी व्यक्ति किसान के खेत में जाके माल खरीद सकता है, उसको कोई टैक्स देना नहीं होगा। जबकि उसके विपरीत मंडी के अंदर
जो माल आता है उसमें सरकार टैक्स लेती है। उस टैक्स से मंडी में, गांव में, हर जगह विकास होता है। और जब मंडी में टैक्स लगेगा तो व्यापारी को ऊंचे दाम में माल मिलेगा, तो मंडी में माल स्वतः ही नहीं आएगा, जिससे मजदूर वर्ग, किसान वर्ग और व्यापारी वर्ग पर बिल्कुल विपरीत प्रभाव पड़ेगा। दूसरा जो कानून है वो स्टॉक सीमा समाप्त कर दी सरकार ने। आज कोई भी व्यापारी मंडी में माल खरीदता है तो उसको हर चीज़ खरीद कर उसको स्टॉक करने की उसकी लिमिट है। भी आप 500 क्विंटल खरीद सकते हैं, 1000 क्विंटल खरीद सकते हैं, 2000 क्विंटल खरीद सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते। अब जब भी सीजन आएगा, मल्टीनेशनल कंपनियों को ये छूट है कि वो लाखों टन माल अपना स्टॉक कर सकती हैं। स्टॉक करेगा, फिर जब उसको बाज़ार में आवश्यकता के अनुसार से वो महंगे दामों में बेचेगा, आम जन को भी 2 रुपये वाली चीज़ 10 रुपये में मिलेगी। और तीसरा ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला है, उसमें भी किसान एक मजदूर की तरह ही काम करता रह जाएगा। उसमें कभी गुणवत्ता का चक्कर डालेंगे, कभी कोई व्यवस्था होगी, कभी कोई होगी। इसलिए ये कानून तीनों ही किसान, मजदूर और व्यापारी विरोधी हैं। धन्यवाद। कृषि के जो 3 कानून लाए हैं, जैसा कि दिलीप जी ने कहा कि ये अध्यादेश के रूप में पार्लियामेंट में लाए गए। अध्यादेश उसी परिस्थिति में लाया जा सकता है जब कोई इमरजेंसी हो या देश पे बड़ी कोई विपदा हो, तब अध्यादेश लाया जा सकता है। वरना रूटीन में तो दोनों सदनों में बहस होती है, उसके बाद में ही कानून कोई पारित किया जाता है, उसके बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस कानून को स्वीकृति देते हैं। इन तीनों कानूनों के पीछे जो सरकार की मंशा है वो इस देश के पूंजीवादी समाज की स्पष्ट छवि हमारे सामने रखती है। ये तीनों कानून किसी भी दृष्टि में देश के किसान के हित में नहीं है। लोक संसद में लोगों ने आंदोलन के खिलाफ भी अपनी बात रखी, तो आइए उनके विचार सुनते हैं। किसी चीज़ पे विवाद हो तो उसकी समस्या के समाधान के लिए अपने पास न्यायपालिका है, कोर्ट है, अदालतें हैं। वो दोनों पक्ष विपक्ष के विचार सुन के अपने उसका जजमेंट देते हैं, जिससे कि न्याय हो सके और देश के सबके लोगों के हित में वो काम हो। तो उसमें अगर किसी भी क्लास पे अपने को कोई भी आशंका है तो मेरा ये कहना है कि प्राकृतिक न्याय के हिसाब से चला जाए। तो प्राकृतिक न्याय ये डिमांड करता है कि आप नई चीज़ को लागू होने के लिए कुछ समय पीरियड दें, उस टाइम पीरियड की कसौटी पे उसको परखा जाए और फिर उसके बाद उसके नुकसान या हानि लाभ की विवेचना हो। विवेचना होने के बाद अगर अपने को ये लगता हो, उसके गुण दोष की परख करने के बाद कि ये लाभ की बजाय हानि दे रहा है या हानि की बजाय लाभ दे रहा है, सिस्टम में सारा समाधान इसका है। इसमें ये है कि अगर पहले का सिस्टम अच्छा था कृषि विधेयकों का, तो किसान की हालत पहले से बेहतर क्यों नहीं हुई? 70 साल अगर उनको टाइम पीरियड मिला तो किसान तो बहुत खुशहाल हो जाना चाहिए था। और अगर उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी, बिचौलिए लूट के खा जाते थे जो पहले कहा जाता था, तो उसको हटाने के लिए एक जो देश के प्रधानमंत्री 5 साल के लिए इस डेमोक्रेसी में लोगों के वोटों से चुन के आए, उन्होंने अपने सबकी कमेटी से और पूरे राजनीतिक दलों ने जो विधेयकों के कानून का अनुमोदन किया था। ये कानून जो हैं अपने समाज के लिए या अपने व्यापार के लिए या किसान के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, इसमें जितना की जानकारी मेरे हिसाब से आया है कि ये 3 कानून है ही नहीं, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक एक कानून रद्द हो जाएगा तो दूसरों की अपने आप ही उनकी अहमियत खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ा नुकसानदायक जो इसमें मैं मानता हूँ, जैसे एक बात उससे पहले मैं ये कह दूँ कि रिफॉर्म्स हर चीज़ में आने चाहिए। रिफॉर्म जो होते हैं वो समय की मांग होती हैं, पर उसका मतलब ये नहीं होता कि जो पहले से जो संस्थाएं जो काम कर रही हैं
ये जो अपना मंडी का मान लो एपीएमसी का सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कितनी मंडियां बनी हुई है, करोड़ों रुपए की इसमें सरकार की इन्वेस्टमेंट, सरकार के पास क्या है, लोगों का ही पैसा है, इतनी इसकी इन्वेस्टमेंट हुई है, इतना बढ़िया सिस्टम बना हुआ है। रिफॉर्म का मतलब होता है भी जो सिस्टम चल रहा है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये नहीं है कि उसको पहले ख़त्म कर दो। और सबसे बड़ा जो खतरा अभी तो लोगों को ये लग रहा है कि सिर्फ ये किसान का आंदोलन है जी, इसको विपक्ष हवा दे रहा है, वट एवर जो भी मीडिया अपने को फैला रहा है। और सबसे बड़ा इसमें खतरनाक जो एक्ट मैं मानता हूँ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है, जिसका कि आने वाले टाइम में किसान तो फिर भी क्या है कि मान लो ये कहते हैं कि 100 रुपये मंदा बेच देगा, वो अब भी बिक रहा है, किसान की फसल अब भी रुल रही है। जब उसको अपने बाजार के हवाले कर देते हैं, किसान की फसल कहाँ बचती है, जहाँ एमएसपी है, जहाँ एमएसपी नहीं है वहाँ किसान की फसल का कोई मोल नहीं है, कोई उसकी लाइफ नहीं है, कोई उसका फ्यूचर नहीं है। पंजाब हरियाणा 2 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे 95% प्रिक्योरमेंट जो है एमएसपी पे होती है धान की और गेहूं की, और वहाँ के आप किसान की पर मंथ इनकम या पर बीघा पर एकड़ इनकम का आप कैलकुलेट कर लो और देश के किसी भी हिस्से से उसका कंपेयर कर लो, आपको फ़र्क सामने पता लग जाएगा। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जिसका खतरा अभी लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ किसान का है, सेकंड नंबर पे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फिर व्यापारी का है, उसका खतरा आने वाले जिस किसी ने 1 किलो चीनी लेनी है, 1 किलो आटा लेना है उसको भी है, और जिसने 10 किलो लेनी है उसको भी है, उसका पता ही नहीं है किसी को कि ये तीनों कानूनों को रद्द करके और इससे जुड़े हुए सभी लोगों से विचार विमर्श करके एक ऐसा रिफॉर्म किया जाए जिससे पहले से चल रही संस्थाएं भी प्रभावित ना हो और किसान की जो इनकम है वो भी अच्छे तरीके से बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं स्वदेशी कानून सोसाइटी के और संरक्षक श्री जसवंत सिंह जी गोदारा जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना मत व्यक्त करें। समर्थन मूल्य देते हैं किसान को और 6% को देते हैं बाकी सब, और अब उसके ऊपर मान नहीं रहे हैं। तो ये मैं एक पेशे से किसान हूँ, इसके बारे में जानता हूँ, और एक बात अनुभव सुना करके फिर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। अब ये दूसरी कंपनियों कहते बाहर की कंपनियाँ आएगी आपका बिजात कराएगी, मेरे से एक मरबा कणक भिजवा दी 4,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, मेहनत की और उस एज निकाल के एक जगह बोर्ड लगा दिया उसका, यहाँ की सारी भाषा समझते हैं, एक जगह ढेरी लगा दी। कंपनी का आदमी आया, उसने उसके ऊपर कट्टे भरवा दिए और उसमें ए बी और सी 3 अलग अलग नाम लिख दिए, अलग कुछ कट्टों पे ए बना दिया, कुछ पे बी, और नाम लिखने वाला भी कंपनी का आदमी। अब उसमें क्या हुआ कि ए जो था वो तो पास हो गया, बी और सी फेल हो गया। मैं कंपनी के पास गया, अरे भले आदमी तुम लोगों ने एक बोर्ड के अंदर से कट्टे भरे और तुम लोगों ने अपने हाथ से नाम लिखे एबीसी बना दिया, तो ये 2 तो फेल कर दिया और 1 पास कर दिया। ये कौन सा नियम है भाई, कैसे हो गया? या तो सारा फेल होता या सारा पास होगा। तो ये इस ढंग के नियम जो हैं वो कंपनियां आएंगी, गरीबों का और शोषण होगा। तो मैं आप सभी महान भावों से जो यहाँ पधारे हैं, ये इनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप तन मन से साथ दे करके और इसको कामयाब कराएं कि ये कानून न बनने पाए। और दूसरी बात, जिस देश में प्रजा राजा से डरने लग जाए वो राजा राजा नहीं होता, अन्यायी होता है। सबसे बड़ी जो बात मैंने अनुभव की, एक व्यापारी जो रात दिन मेहनत करके और पूरे राष्ट्र को संचालित करता है, वो भी डरता है कि राजा के पास हमारी बात न पहुंच जाए। अरे उसकी बात नहीं सुनोगे तो किसकी बात सुनोगे तुम लोग? ये राष्ट्र चलेगा कैसे? इस राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए अच्छे नियम बनने चाहिए। अगर गलत नियम है तो उसका खंडन होना चाहिए। लेकिन क्या करता है राजा, तो कुछ और कर रहा है, छापे डाल दिए। बड़ा अचंभा होगा मुझे, जो इसका समर्थन करता है उनके घरों में छापे पड़ रहे हैं। और वो डर हमारे आज मैंने अपने आंखों के सामने देखा, महसूस किया।
कि गंगानगर का भी एक मोजिज व्यक्ति ये डरता है कि मेरी बात वहाँ ना पहुँचे। अब अगर मोजिज व्यक्तियों की बात नहीं सुनेंगे, प्रमुख लोगों की बात समाज में नहीं सुनी जाएगी, तो वो कानून किस काम के जो हम देश में आग लगा दे, देश में भूखमरी फैला दे। मेरी यही इच्छा थी। आप लोग पधारे और यहाँ अपना कीमती टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी एक प्रार्थना है कि आप इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना अपना जैसा योगदान दे सके, देते रहें। धन्यवाद। चार धारा दिमाग में चली थी जाखड़ साहब के, वो ये थी कि हम कानूनों के बारे में जन जागृति लाएं। तो ये कानून भी इसमें बीच में आ गया। शायद इसकी तो उनके सोच में भी शायद ये नहीं रहा होगा, संयोग से बीच में आ गया। तो इस पर भी एक अभियान चला, एक बात चली और समझने की कोशिश की कि हम भी समझे लोगों से कि उनको क्या समस्या है। तो आज इस संस्था के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन्होंने, यहाँ के पदाधिकारी भी हमारे बीच में आए, तो अपने विचार रखे, अपना सहयोग दिया। तो निश्चित रूप से आप सभी का, अधिकारीगण का, यहाँ के संस्था का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी आभार व्यक्त करने के क्रम में जो सदस्य आए हैं, मैं दिलीप जाखड़ साहब से निवेदन करूँगा कि सभी का आभार व्यक्त करें और साथ में जो है अपने इसको समराइज करने का कष्ट करें। श्री जाखड़ साहब। श्री जसवंत जी गोदारा और उनसे हुए मार्गदर्शन के अनुसार और जो अन्य वक्ताओं के विचार आए हैं, उनके आधार पर हम सबकी सहमति से ये कोशिश करेंगे कि सरकार तक, लॉ कमीशन यानी विधि आयोग तक हम ये मैसेज भिजवाएं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं, एक बार रोक लगाई है इन कानूनों पर, और सरकार को ये निर्देश हैं कि इन किसानों और आंदोलनकारियों के साथ बातचीत करे। तो हमारा भी ये संदेश रहेगा, ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आंदोलनकर्ताओं के साथ और सब वर्गों के साथ विचार विमर्श करके इन कानूनों पर रिव्यू हो। अगर ये संशोधन के लायक है तो संशोधन हो, निरस्त के लायक है तो इनको निरस्त करने में भी कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिन लोगों की लोकतंत्र का मतलब ये है कि जिन लोगों के लिए कानून बने हैं, अगर वो सहमत नहीं है तो फिर उन कानूनों का कोई औचित्य नहीं है। दो बातें मैं अपनी तरफ से भी और सोसाइटी की तरफ से ज़रूर संक्षेप में जोर देना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि इस तरह की व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर समाचार और इस तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं। एक वीडियो सूद साहब ने शेयर किया था जिसमें कोई सज्जन पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इस काम में दखल दो और हमारी मदद करो। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम अपना अधिकार तो मांगें, लेकिन उसके नाते किसी और की कठपुतली हम नहीं बने। और अगर कोई इस आंदोलन के साथ ऐसे तत्व हैं जो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उनको रोकना, उनको चेतावनी देना, ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है। दूसरी तरफ ये भी है कि आदिवासियों के जब भी शिकायतें होती हैं तो वो, उनकी पुरानी आदत है, परंपरा है, वो तीर कमान लेके निकल पड़ते हैं और पूरे रास्ता जाम कर देते हैं, पूरे शहर घेर लेते हैं। किसानों की लंबे समय से अब तक तो ये परंपरा रही है कि आत्महत्याएं करते हैं, लेकिन अगर कोई उस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई और इतनी बड़ी संख्या में किसान गुस्से में उतारू हो गए, तो ये समाज के लिए, सरकार के लिए, हम सब के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ऐसी स्थिति नहीं आए, इसके लिए हम फिर जो सक्षम संस्थाएं हैं उनसे निवेदन करेंगे और खुले मंच से भी हम ये खुलेआम ये उन तक संदेश देना चाहते हैं कि ऐसी अप्रिय स्थिति न हो। इसके लिए ज़रूरी है कि इन कानूनों पर पुनर्विचार हो और जैसा इस सोसाइटी का मूल मंत्र है, लॉ बाय द पीपल, लॉ फॉर द पीपल, लॉ ऑफ द पीपल, यानी कानून लोगों के लिए हो, कानून लोगों के द्वारा हो और लोगों के कानून हो, ये लागू किए जाएं। धन्यवाद। आप सभी लोग पधारे, पदाधिकारीगण पधारे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि विचार अगर पैदा हो रहा है और उसको कोई सुनने वाला नहीं है, आगे कम्युनिकेट करने वाला नहीं है, तो भी वो विचार कोई महत्व नहीं रखता। तो मैं आप सबका
धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जाखड़ साहब की तरफ से और इस कार्यक्रम को समाप्ति की घोषणा करता हूं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद। लोक संसद में स्थानीय सांसद जी को भी आमंत्रित किया गया था, परंतु वो अपना पक्ष रखने के लिए लोक संसद में नहीं आए। गणमान्य लोगों का कहना है आगामी जो लोक संसद हो सोसाइटी द्वारा फिर से सांसद जी को अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया जाए। तो आरसीसी रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच।